हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने कंप्लीट किया था हमारा 2.7 पोएम शी वॉक्स इन ब्यूटी। आज हम उसका आइस ब्रेकर और ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन कंप्लीट करने वाले हैं। जिन्होंने पोएम नहीं देखी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके प्लीज़ चेक कर ले, लिंक हमने अपलोड कर रखी है, वहाँ पर आप जाकर चेक कर सकते हैं। आज की हमारी जो पोएम का आइस ब्रेकर है शी वॉक्स इन ब्यूटी। पहला क्वेश्चन हमको बोलता है, while judging any person you would consider certain aspects. Complete the diagram after carefully thinking what aspects would you consider. यानी कि किसी भी इंसान को जज करने के पहले जब हम उसको देख रहे होते हैं या उसके बारे में कुछ अपनी थिंकिंग बना रहे होते हैं तो हम क्या चीज़ें ऐसी है जिनको कंसिडर करते हैं वो हमको बताना है। पहले है हमारा अपीयरेंस यानी कि हम सर से पाँव तक किस तरीके से दिखते हैं, कैसे खुद को कैरी करते हैं। सेकेंड आता है हमारा अटायर, जो कि हमारे क्लोथ्स के बारे में बात करता है। थर्ड आता है हमारा फेशियल एक्सप्रेशन और लास्ट आता है हमारा मैनर ऑफ स्पीकिंग। तो ये चार इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, अपीयरेंस, अटायर, फेशियल एक्सप्रेशंस एंड मैनर ऑफ स्पीकिंग, कि आपके अंदर कितने मैनर्स है, कितनी तहजीब तमीज़ है बात करने की। ये सारी ही चीज़ों के ऊपर इंसान फोकस करता है जब आप किसी से बात कर रहे होते हो तब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेक अ लिस्ट ऑफ प्रोवर्ब्स एंड कोटेशंस रिलेटेड टू ब्यूटी। यानी ब्यूटी से रिलेटेड कुछ प्रोवर्ब्स, कुछ इडियम्स, कुछ फ्रेजेस जो है वो हमको बनाकर बताने हैं। फर्स्ट वाला है, ब्यूटी इज इन द आई ऑफ द बिहोल्डर। बेसिकली देखने वालों की आंखों में खूबसूरती होती है, राइट। नेक्स्ट है, ब्यूटी इज ओनली स्किन डीप, यानी कि सिर्फ ऊपरी ही तौर पर आप किसी को सिर्फ स्किन को देखकर जो है वही उसी को खूबसूरत बोलते हो, लेकिन हम इनर ब्यूटी को नहीं देखते हैं। ब्यूटी इज एटर्निटी गेजिंग एट इटसेल्फ इन अ मिरर। व्हाट इज ब्यूटीफुल इज गुड एंड व्हाट इज गुड विल सून ऑल्सो बी ब्यूटीफुल। इफ आईज वर मेड फॉर सीइंग देन ब्यूटी इज इट्स ओन एक्सक्यूज फॉर बीइंग। अगर आंखों की ही ज़रूरत होती है खूबसूरती को देखने के लिए तो वो खूबसूरती जो है वो एक एक्सक्यूज़ है अपने ही आप में। तो दीज आर सम ऑफ द प्रोवर्ब्स दैट वी शुड नो। ऑफकोर्स आइस ब्रेकर तो हमको नहीं आते, बट एक जनरली ये होता है सेशन इसलिए ताकि पोएम के पहले या किसी चैप्टर के पहले एक वार्म अप हो जाता है हमारा उस टॉपिक से रिलेटेड डिस्कशन करने में। नेक्स्ट है, डिस्कस योर अबाउट इम्प्रेशन समवन पर्सनैलिटी एंड से व्हाट यू लाइक द मोस्ट एंड वाई। यानी आपको यहाँ बताना है किसी की पर्सनैलिटी के बारे में, आपको क्या चीज़ अच्छी है, जो अच्छी लगती है और क्यों अच्छी लगती है। तो फर्स्ट थिंग इज द पर्सनैलिटी दैट कैप्चर्स द अटेंशन ऑफ ऑल हु मीट हर इज मिस मूर्ति। ओके, एक ऐसे इंसान की आप यहाँ बात कर रहे हैं जिसकी पर्सनैलिटी हर किसी का ध्यान जो है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है। सिंप्लिसिटी एंड वार्मथ। She is a brilliant engineer, extremely wealthy, yet simple and so cheerful and warm in her interaction with anyone she meets. तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि भले ही वो एक इंजीनियर है, अच्छा खासा अर्न करती है, सब कुछ है, लेकिन उसी के साथ साथ वो बहुत ही क्या है, ब्रिलियंट भी है, लेकिन सिंपल भी है, डाउन टू अर्थ है, और उसका इंटरेक्शन जो होता है वो सबके साथ में काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी होता है और बहुत ही वार्म इंटरेक्शन होता है, हर किसी को उससे इंटरेक्ट करना अच्छा लगता है। Humbleness. In spite of her achievements, wealth and position, she never mentions them, rather praises the efforts and achievements of others. Humbleness का मतलब होता है बच्चों यहाँ पर वो इंसान जो डाउन टू अर्थ रहता हो, भले कितने भी आसमान की ऊंचाइयों तक पहुँच गया, ज़मीन पर पाँव रखना नहीं भूलता है। यहाँ पर बोला जा रहा है हम्बलनेस के बारे में, मिस मूर्ति के बारे में। तो हमको एग्जाम्पल दिया हुआ है कि लाइफ में उसने बहुत कुछ अचीव कर लिया, बावजूद इसके वो हमेशा दूसरों को अप्रिशिएट करती है और दूसरों को भी थैंक यू बोलती है अपनी अचीवमेंट्स के लिए। नेक्स्ट है हमारा एलिगेंस। शी इज़ ग्रेसफुल एंड एलिगेंट एंड येट इज़ नेवर ड्रेस्ड एक्सपेंसिवली। यानी जो भी कपड़े पहनती है बहुत अच्छे तरीके से उसका अटायर होता है, कभी ऐसा नहीं होता कि बहुत ही महंगे कपड़े या बहुत ज़्यादा कपड़ों पर खर्चा कर दिया, लेकिन ग्रेसफुल लुक होता है और अटायर भी उसका अच्छा खासा होता है। मोटिवेशनल। शी एड्रेसेस यंग पीपल एंड स्टूडेंट्स इन अ वे दैट इज़ ऑलवेज एनकरेजिंग एंड अपलिफ्टिंग, जो स्टूडेंट्स को, लोगों को मोटिवेट करती है। Generous. She is generous in giving to those who are disadvantaged. She donates handsomely to organizations that work for the emancipation of women. यानी ये एक ऐसी लेडी है जो बहुत ही ज़्यादा जनरस है। जनरस यानी कि जो हमेशा हेल्पफुल वाला नेचर रखता है, तो हमेशा ये क्या करती है, बाहर लोगों की जो है वो फाइनेंशियली भी मदद करती है। तो दैट इज़ द एंड ऑफ आवर आइस ब्रेकर। अब हम स्टार्ट करेंगे बच्चों हमारे ब्रेनस्टॉर्मिंग से। पहला क्वेश्चन हमको बोलता है, ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर। यू हैव प्रोबेबली हर्ड दिस सेइंग, डिस्कस इन योर क्लास हाउ फार द स्टेटमेंट इज ट्रू। यानी हमने ये बात हमेशा सुनी है, इस प्रोवर्ब को सुना है कि खूबसूरती जो है वो देखने वाले की आंखों में होती है, तो हमको बताना है कि ये स्टेटमेंट कितना सही है।
Outward appearance gives only an idea. There may sometimes be an exception to the rule, first impression is the best. यानी कुछ पॉइंट्स हमको यहाँ पर दिया है, जैसे आउटवर्ड अपीयरेंस यानी कि सिर्फ बाहर का जो लुक होता है वो टेम्पररी होता है। बाहर का लुक देखकर जो है हम किसी के बारे में नहीं बता सकते वो इंसान कितना अच्छा है या बुरा है। There may sometimes be an exception to the rule, first impression is the best. कई बार ऐसा भी होता है कि हम किसी को देख रहे हैं, देखकर वो दिखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खूबसूरत है, लेकिन वाकई में वो खूबसूरती उसकी जो इनर ब्यूटी है वो है या नहीं है। तो हम जो प्रोवर्ब हमेशा कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज दी लास्ट इंप्रेशन या दी बेस्ट इंप्रेशन, तो कई बार इसको एक्सेप्शन रखा जा सकता है। हर सिचुएशन में ये प्रोवर्ब एप्लीकेबल नहीं है। नेक्स्ट इट इज सेइंग दैट द एक्सटर्नल लुक में टर्न आउट टू बी डिसेप्टिव इफ वन लुक्स डीपर। तो बहुत बड़ा धोखा हो सकता है अगर आप सिर्फ किसी इंसान के एक्सटर्नल अपीयरेंस या बाहर ही लुक जो है उसका वो देखकर आप ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हो। तो हेनरी फोर्ड जो है, ही इज़ अ फाउंडर ऑफ फोर्ड ऑटोमोबाइल्स, उनका एग्जाम्पल दिया है, ड्रेस्ड इन द सेम ओल्ड सूट एंड सेड, पीपल हु नो मी नो हु आई एम, पीपल हु डोंट नो मी डोंट मैटर, अ वेरी वेल्दी पर्सन में चूज टू अपीयर वेरी ऑर्डिनरी। तो हेनरी फोर्ड जो कि फाउंडर है फोर्ड मोटर्स के, उनका एग्जाम्पल देकर बताया गया है कि इतने रिच हैं बावजूद इसके वो एक बहुत ही नॉर्मल से कपड़े पहनते हैं, बहुत ही सिंपल से कपड़े पहनते हैं, पुराने कपड़े भी पहनते हैं अपने। तो क्यों ऐसा रहते हैं वो? क्योंकि उनका कहना है जो इंसान मुझे जानता है वो मुझे बहुत अच्छे से जानता है और जो मुझे नहीं जानता है वो मेरे लिए मैटर नहीं करता है। तो इतना रिच होने के बावजूद एक इंसान इतना डाउन टू अर्थ है, तो दैट इज एन इनर ब्यूटी। तो ब्यूटी जो है, खूबसूरती जो है वो इसीलिए बोला जाता है देखने वाले की आंखों में होती है, ना कि दिखने वाले के पहनावे में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस विथ योर पार्टनर अबाउट द मोस्ट इंस्पिरेशनल पर्सन यू हैव कम अक्रॉस, ऑल्सो एक्सप्लेन द रीजंस बिहाइंड योर ओपिनियन। एक ऐसे इंसान के बारे में हमको बताना है जिससे हम बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए हैं और क्यों इंस्पायर होते हैं, क्यों ये इंसान में ऐसी क्या बातें हैं जो हमको इंस्पायर करती है, उसके रीजंस बताने हैं। So attended a lecture by APJ Abdul Kalam before he became president. His view stays in my mind. यानी कि मैंने एक लेक्चर जो है अटेंड किया था हमारे जो प्रेसिडेंट रह चुके हैं फॉर्मर APJ अब्दुल कलाम सर का। तो इनका जो लेक्चर है वो हमेशा मेरे माइंड में रहता है क्योंकि इन्होंने कुछ बातें ऐसी कही थी। उन्होंने सबसे ज़्यादा किन चीज़ों के ऊपर फोकस किया था? ही स्ट्रेस्ड ऑन ड्रीमिंग फॉर हाई एम्स, यानी कि हमेशा एम जो है वो हाई रखो, हमेशा अपना स्टैंडर्ड जो है वो ऊंचा सेट करो। ही एम्फोसाइज्ड ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ हार्ड वर्क का इम्पोर्टेंस है, उन्होंने उसका इम्पोर्टेंस जो है वो समझाया है। ही केम फ्रॉम वेरी हम्बल बैकग्राउंड, यानी बहुत ही ऐसे घराने से थे जहाँ पर उनका नेचर जो था वो बहुत ही ज़्यादा हम्बल था, हेल्पफुल था। ही वर्कड हिज वे टू अचीव ग्रेट थिंग्स, और उन्होंने हर एक तरीका सही से अपनाया है लाइफ में अचीवमेंट के लिए। I also want to achieve something and I have a lot of support which Dr. Abdul Kalam may not have had. इसीलिए वो बोलते हैं कि लाइफ में कहीं ना कहीं उनके पास सपोर्ट नहीं था, उनकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें अचीवमेंट के लिए वो अपने दम पर बने, लेकिन मेरे पास फिर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुझे सपोर्ट करने तैयार हैं, तो मुझे भी उन्हीं की तरह क्या चाहिए, अचीवमेंट्स हासिल करनी है। आफ्टर रीडिंग द पोएम मैच कॉलम ए विद बी, तो हमको पोएम पढ़ने के बाद में क्या करना है, हमको कॉलम ए और कॉलम बी जो है वो मैच करना है। ओके, यहाँ पर मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर्स रखे हैं बच्चों आपके लिए। द लेडीज ब्यूटी अ क्लाउडलेस स्टेरी नाइट, हर हेयर वेवी एंड ब्लैक, उनकी आंखें जो थी वो परफेक्ट ब्लेंड ऑफ लाइट और डार्कनेस का एक कॉम्बिनेशन था। उनकी जो स्माइल थी सॉफ्ट काम एंड एलोक्वेंट, यानी कि एक्सप्रेसिव थी। हर माइंड एट पीस विथ ऑल बिलो, हर फेस एक्सप्रेसेस थॉट्स सेरेनली एंड स्वीटली। तो बेसिकली ये उनके बारे में है, उस लेडी के बारे में बात हो रही है, और यहाँ पर कहीं ना कहीं पोएम में लिखी गई कुछ उनकी क्वालिटीज़ है जो उनके हर एक फीचर को दर्शाती है। नेक्स्ट पोएम है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लेडी इन द पोएम हैज अ विनिंग स्माइल एंड अ ग्लोइंग स्किन, अकॉर्डिंग टू द पोएट शी इज ब्लेस्ड विद दीज थिंग्स एक्सप्लेन। यानी यहाँ पर बोला जा रहा है जो लेडी है वो ब्लेस्ड थी, किस चीज़ से? एक तो उनकी जो स्माइल थी वो दिल जीतने वाली स्माइल थी और बहुत ही ग्लोइंग स्किन थी। तो ये जो बोला गया है पोएट के हिसाब से वो कहना क्या चाह रहे हैं वो हमको बताना है। पोएट बोलते हैं जो लेडी है उसकी एक विनिंग स्माइल थी, दिल जीतने वाली उसकी स्माइल थी और ग्लोइंग स्किन थी डेफिनेटली। तो अकॉर्डिंग टू द पोएट शी इज ब्लेस्ड विद दीज थिंग्स बिकॉज इन द लास्ट स्टेंजा, यानी लास्ट स्टेंजा में पोएट बोलते हैं, पोएट सेज दैट lovely cheek, calm brow, delicate coloring, the glowing skin all are a result of life spent in goodness।
यानी ये जो उनके बारे में इतनी तारीफ़ की गई है लास्ट स्टैंजा में, उनके चिक्स को लेकर, उनके फोरहेड को लेकर, उसके साथ साथ उनकी आइज़ को लेकर, तो ये सारी चीज़ें, उनकी ग्लोइंग स्किन को लेकर क्यों इतनी सारी तारीफ़ की गई है? क्योंकि ये ऐसी लेडी है जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी जो है वो लाइफ में कुछ अच्छा काम करने में बिताया है। उसका जो माइंड है वो क्या है? पीसफुल है। उसका जो हार्ट है वो क्या है? बहुत ज़्यादा इनोसेंट है। इसीलिए उसकी जो इनर ब्यूटी है उसके चेहरे पर छलक कर आती है। दीज कम टुगेदर टू मेक हर फेस ग्लो विथ एन इनर ब्यूटी। तो यही है बच्चों कि उसकी इनर ब्यूटी जो है वो उसके चेहरे पर दिखकर आ रही है। तो ये वो रीज़न है जिसकी वजह से पोएट ने बोला था दैट शी हैज़ अ विनिंग स्माइल एंड अ ग्लोइंग skin. Next question says, in this poem, the poet brings a perfect balance of outer beauty and inner beauty. Write a few lines from the poem and how the poet brings this balance in his description. So basically हमको यहाँ पर बताना है ये जो बैलेंस उन्होंने कहा है, किस चीज़ का बैलेंस बोला है? आउटर ब्यूटी और इनर ब्यूटी का एक कंपैरिजन किया है। तो हमको बताना है कि ये जो कंपैरिजन उन्होंने किया है उसका डिस्क्रिप्शन क्या है, वो हमको देना है। वन ऑफ द थीम्स इन द पोएम इज हार्मनी और बैलेंस। पोएम की एक थीम ये भी बोलती है जो कि हार्मनी और बैलेंस जो है वो संतुलन बनाए रखती है। किसका? आउटर ब्यूटी और इनर ब्यूटी का। पोएट डज नॉट डायरेक्टली कॉल हर ब्यूटीफुल बट शी वॉक्स इन ब्यूटी। पोएट ने डायरेक्टली उनको ब्यूटीफुल नहीं बुलाया, सीधे सीधे उनकी तारीफ नहीं की कि बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन ये बोला है कि शी वॉक्स इन ब्यूटी। जब वो चलती है तो उनकी खूबसूरती जो है वो क्या होती है? छलकती है। ओवरऑल ब्यूटी इज कंपेयर्ड टू अ कॉम्बिनेशन। अब उनकी सारी जो ब्यूटी है, खूबसूरती है उनके अंदर, उसकी कंपैरिजन किससे की है? कॉम्बिनेशन ऑफ क्लाउडलेस क्लियर क्लाइमेट, यानी कि बिना क्लाउड वाला जो आसमान होता है और उसमें जो तारे होते हैं, तो उसकी जो ब्यूटी होती है, उस आसमान की जो खूबसूरती होती है, वैसी खूबसूरती उन्होंने कंपेयर करके इस लेडी के बारे में बात कही है। He says the best of dark and light meet in her eyes and features. तो यानी उन्होंने जो है उनके आंखों का कॉम्बिनेशन डार्क और लाइट के बारे में कंपेयर करते हुए बताया है, उनके फीचर्स के बारे में बताया है। To be seen in the soft dim light, effect would not be so wonderful if it was even one shade darker or brighter. ये जो उनको खूबसूरती थी ये एक परफेक्ट बैलेंस था। अगर एक भी शेड कम या ज़्यादा होता उनकी खूबसूरती में तो क्या हो जाता? उनकी ब्यूटी जो है वो इम्पेयर्ड हो जाती, डैमेज हो जाती। दैट बैलेंस ऑफ द लाइट इज सिग्निफिकेंट एज वेल। और ये बैलेंस जो है ये इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। Poet then says that her calm brow, sweet smile, lovely color of skin is the result of peaceful mind, a loving heart and a प्योर लाइफ। यानी जो उनकी खूबसूरती है कहीं ना कहीं इनर ब्यूटी जो उनकी रही है, ये जो काम माइंड है, पीसफुल माइंड है, लविंग हार्ट है, इनोसेंट हार्ट है, तो यही सारी इनर ब्यूटी है जो आउटर ब्यूटी को और ज़्यादा एनहेंस करती है। इनर ब्यूटी इज रिफ्लेक्टेड इन दिस नेमलेस ग्रेस, इनडिस्क्राइबेबल ब्यूटी। ऐसी खूबसूरती जिसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। So the next question says, beauty is only skin deep. Do you agree with the statement or do you feel that beauty comes within? Explain your views in a few sentences. अब हमको क्या करना है? इस फ्रेज को elaborate करके समझाना है। I agree with the statement beauty is not about striking features. यानी कि ब्यूटी सिर्फ आउटसाइड के जो फीचर है सिर्फ उसके ऊपर आधारित नहीं है, उसके ऊपर डिपेंड नहीं है। क्लियर स्किन के बारे में बात नहीं करती है, आपके हेयर शाइनिंग होने चाहिए या फिर बहुत खूबसूरत, बहुत ही महंगे कपड़े पहन लो, ये सारी चीज़ें खूबसूरती नहीं होती है। ब्यूटी एमिनेट्स फ्रॉम द गुडनेस ऑफ अ पर्सनस हार्ट। यानी एक इंसान का दिल जो होता है वो क्या होना चाहिए? वो खूबसूरत होना चाहिए, ना कि आउटवर्ड अपीयरेंस उसका खूबसूरत होना चाहिए। द हेल्पफुल नेचर, उस इंसान का हेल्पफुल नेचर, उसका एक ऐसा माइंड जो है जिसमें किसी तरीके का पछतावा नहीं है। अ चीयरफुल एटीट्यूड, अ वेरी हैप्पी एटीट्यूड। बच्चों एटीट्यूड का मतलब होता है द वे यू बिहेव विद समवन। तो यहाँ पर आपका जो एकदम खुशनुमा एटीट्यूड जो है, बिहेवियर जो है, उसकी बात चल रही है। काइंड वे, बात करने के आपके जो मैनर्स होते हैं वो अच्छे होने चाहिए। विल ऑल बी रिफ्लेक्टेड इन द पर्सन्स आउटवर्ड अपीयरेंस। तो ये सारी जो इनर ब्यूटी होती है यही आउटवर्ड अपीयरेंस को और ज़्यादा क्या करती है? एनहांस करती है। आईज आर विंडोज टू अ पर्सन्स सोल। ऐसा बोला जाता है आंखें जो है वो किसी इंसान की आत्मा को झांक कर देख सकती है। इफ अ पर्सन हैज विकेड थॉट्स एंड बैड इंटेंशंस इट शोज इन हिज आईज। यानी कि आंखें जो है आपकी आत्मा का सारा हाल बयान कर देती है। अगर आपके माइंड में कोई ऐसे एविल थॉट्स है, कोई शैतानी ख्याल है, कोई बुरी सोच है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो एक इंसान की आंखों में दिखाई देता है।
एक्सप्रेशन ऑन द फेस विल रिफ्लेक्ट द नेस्टी माइंड, और चेहरे पे जो एक्सप्रेशन है वो बता देते हैं कि इस इंसान के दिमाग में, इसके मन में क्या ख्याल चल रहे हैं, क्या बुरी चीज़ें चल रही है, क्या बातें चल रही है। हार्श वर्ड्स विल शो अ पर्सन्स अनकाइंड नेचर, और उसी तरीके से जब कोई इंसान बहुत ही ज़्यादा हार्श वर्ड यूज़ करता है, उल्टी सीधी बातें करता है, उल्टे सीधे जवाब देता है, तो ये चीज़ क्या बताती है, उस इंसान का अनकाइंड नेचर बताती है। सो ब्यूटीफुल फीचर्स एंड ग्लोइंग स्किन आर नॉट रियल इंडिकेटर्स ऑफ ब्यूटी, तो इसीलिए बोला जाता है सिर्फ ब्यूटीफुल फीचर्स, यानी कि आपकी आंखें बहुत खूबसूरत है, आपका रंग बहुत गहरा है, गोरा है, आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, स्मार्ट हो, ये सिर्फ आउटवर्ड अपीयरेंस है। तो ये देखकर आपकी स्किन बहुत चमकती है, ये देखकर कोई नहीं बोल सकता कि आप बहुत खूबसूरत हो, अनलेस एंड अनटिल इनर ब्यूटी जो होती है वो भी खूबसूरत होना ज़रूरी है। दैट इज़ व्हाट वी मीन बाय दीज प्रोवर्ब्स एंड we have elaborated and given our views as well. Next question says, find out from the poem the words which are used to describe the lady. अब बहुत सारे वर्ड्स है बच्चों जो पोयम में दिए हैं जिसने लेडी की ब्यूटी को डिस्क्राइब किया है। पहला है हमारा रेवन ट्रेसेस। रेवन ट्रेसेस जो है उसके बालों के बारे में बात की गई है, जहाँ पर बोला गया है कि किससे कंपैरिजन की है। रेवन एक बर्ड है जो बहुत ज़्यादा डार्क है, डार्क ब्लैक है, तो उसके जो पर है, जो उसका डार्क ब्लैक कलर है, उसी से उसके बालों की कंपैरिजन की गई है। सीरीन एंड स्वीट एक्सप्रेशन, बहुत ही ज़्यादा काम और एकदम पीसफुल एक्सप्रेशन था उसका। प्योर थॉट्स है उसके, डियर हार्ट है, बहुत ही लविंग हार्ट है उसका। काम ब्रो है, बेसिकली फोरहेड के बारे में बात हो रही है यहाँ पर। एक स्माइलिंग फेस है, ग्लोइंग स्किन है, इनोसेंट हार्ट है और पीसफुल माइंड है। तो ये सारे वर्ड्स जो है वो यूज किए गए हैं उस लेडी के लिए। Next question says, the poet creates an imagery of light and darkness to bring out the beauty of the lady. Find out the lines with such imageries and complete the table. तो पोएट जो है एक ऐसी इमेजिनेशन क्रिएट कर रहे हैं जहाँ पर लाइट और डार्क के कॉम्बिनेशन में उन्होंने उस लेडी की तारीफ की है। तो कौन सी ऐसी लाइंस हैं और उसके रीजन क्या है। एंड ऑल दैट्स बेस्ट ऑफ डार्क एंड ब्राइट, तो जहाँ पर ये लाइन यूज की है उसका रीजन है टू एक्सप्रेस द ब्यूटी ऑफ द आईज। तो यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है, उस लेडी की आंखों के बारे में बात हो रही है। Thus mellowed to that tender light which heaven to gaudy day nights, तो यहाँ पर बोला जा रहा है to convey the dim soft light of evening not the harsh brightness of the day। जैसे रात की खूबसूरती जो है वो रात में ही बयान हो सकती है, वहाँ पर सनलाइट नहीं होती है, तो उसी तरीके से दिन में उसकी खूबसूरती जो है वो ब्राइट एंड डार्क के कॉम्बिनेशन में कंपेयर करके बताया गया है। वन शेड द मोर वन रे द लेस, यानी कि एक शेड ज़्यादा होता एक शेड कम होता तो उसकी ब्यूटी क्या हो जाती, इम्पेयर हो जाती। तो ये स्टेटमेंट हमको बताता है कि टू स्ट्रेस द परफेक्ट बैलेंस बिटवीन डार्कनेस ऑफ नाइट एंड द ग्लेयर ऑफ द डे, तो एक परफेक्ट बैलेंस बनाकर रखा गया है दिन के और रात के बीच में। उसी तरीके से उसकी खूबसूरती का भी एक बैलेंस है, ना एक शेड ज़्यादा गोरी है या ब्यूटी है, ना एक शेड कम है, दोनों में से ऊपर नीचे हो जाता, बैलेंस बिगड़ जाता तो उसकी ब्यूटी जो है वो खराब हो जाती। नेक्स्ट है बच्चों, फाइंड आउट फ्रॉम द पोएम एग्जाम्पल्स ऑफ फिगर ऑफ स्पीच, हमको फाइंड आउट करना है यहाँ पर। पहला है हमारा सिमिली। सिमिली क्यों, क्योंकि एग्जाम्पल दिया है शी वॉक्स इन ब्यूटी लाइक द नाइट ऑफ क्लाउडलेस क्लाइम्स एंड स्टेरी स्काइज। तो सिमिली इसलिए क्योंकि यहाँ पर कंपैरिजन किया गया है, लाइक यूज किया गया है। ब्यूटी ऑफ अ वुमन इज एक्सप्लिसिटली कंपेयर टू द क्लाउडलेस स्टेरी स्काइज विद द यूज ऑफ द वर्ड लाइक, यानी लाइक यूज करके बताया गया है। इसकी ब्यूटी जो है उसकी कंपैरिजन हो रही है किससे, क्लाउडलेस स्टेरी स्काइज से। नेक्स्ट सेंटेंस है विच वेव्स इन एवरी रेवन ट्रेस, तो एवरी रेवन ट्रेस दैट इज अ मेटाफर। अगेन कंपैरिजन किया गया है विदाउट द यूज ऑफ द वर्ड लाइक, लेकिन बोला क्या जा रहा है, वुमेन्स ब्लैक हेयर रेवन ट्रेस इज इम्प्लिसिटली कंपेयर टू द ग्लीमिंग जेट ब्लैक विंग ऑफ द रेवन, यानी कि जो रेवन है उसके ब्लैक विंग जो होते हैं, पंख जो होते हैं, उससे कंपैरिजन किया गया है। ये अलग वर्ड है कि एज, सो या फिर लाइक का यूज नहीं किया गया है, तब हम उसके कंपैरिजन को बोलते हैं मेटाफोर। अगर लाइक वर्ड यूज किया गया है तो वो होगा सिमिली, अगर यूज नहीं किया गया है तो मेटाफोर। नेक्स्ट स्टेटमेंट हमको बोलता है क्लाउडलेस क्लाइम्स एंड स्टेरी स्काइज। यहां पर देखो बच्चों, लेटर्स जो है वो रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, तो क का साउंड आ रहा है। दो क्लाउडलेस क्लाइम है, सी है, लेकिन क्योंकि लेटर्स रिपीट हो रहे हैं दैट इज एन एलिट्रेशन। नेक्स्ट है टेंडर लाइट गॉडी डे, तो टेंडर और लाइट, टेंडर जो है वो एक सॉफ्ट क्वालिटी होती है जो कि क्वालिटी ऑफ टेंडरनेस ह्यूमंस में होती है, राइट।
और उसी के साथ साथ गॉडी डे जो दिया गया है, गॉडी हैज़ अ कॉनोटेशन ऑफ सीकिंग अटेंशन, तो अटेंशन के लिए जो होता है डे लाइट हैज़ बिन गिवन द ह्यूमन एट्रीब्यूट ऑफ मोटिव, और यहाँ पर टेंडर जो है गिविंग इट टू द ह्यूमन क्वालिटी ऑफ टेंडरनेस। तो यहाँ पर ये जो कंपैरिजन किया गया है बच्चों वो एक ह्यूमन क्वालिटी से कंपैरिजन है, इसीलिए वो हमारा पर्सोनिफिकेशन है। लास्ट जो है हमारा स्टेटमेंट वो है बेस्ट ऑफ डार्क एंड ब्राइट। तो एक ही सेंटेंस में या एक ही लाइन में पोयम की दो अपोजिट वर्ड्स का यूज किया गया है, डार्क भी है ब्राइट भी है। वन शेड मोर वन रेदर लेस, मोर एंड लेस, तो ये होता है हमारा एंटीथेसिस, जहां पर डार्क ब्राइट मोर लेस अपोजिट वर्ड्स का यूज किया गया है। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन, राइट एन अप्रिसिएशन ऑफ द पोयम शी वॉक्स इन ब्यूटी, रेफर टू अर्लियर पोयम्स फॉर द पॉइंट्स टू बी कवर्ड फॉर अप्रिसिएशन। तो हमको यहाँ पर क्या करना है बच्चों, पोयम का अप्रिसिएशन जो है वो लिखना है। ओके, लॉर्ड बायरन जो है उन्होंने इस पोयम को लिखी है। लॉर्ड बायरन्स पोयम opens with the same words that form the title, यानी उनकी जो पोयम है उसकी शुरुआत ही किससे होती है, जो कि पोयम का टाइटल है, She walks in beauty. These 4 words quickly create an atmosphere of admiration and mystery. तो ये जो 4 वर्ड दिए हैं ये अपने आप क्या करते हैं, किसी को एडमायर करते हैं, किसी की ब्यूटी की तारीफ करते हैं। इट इज़ अ शॉर्ट 18 लाइन पोयम, यानी कि ये 18 लाइन की पोयम है हमारी, हैविंग 3 सेट्स यानी कि 6 लाइन है। इन प्रेज ऑफ एन अननेम्ड वुमेन, यानी किसकी तारीफ की गई है, एक ऐसी औरत जिसका नाम मेंशन नहीं किया गया है। द पोएट यूजेस सेवरल पोएटिक डिवाइसेस, यानी इन्होंने बहुत सारे पोएटिक डिवाइसेस यूज किए हैं टू एक्सप्रेस द अनडिफाइनेबल ब्यूटी ऑफ द वुमेन। देयर आर सेवरल थीम्स, बहुत सारी थीम्स दी हुई है यहाँ पर। वन इज ऑफ कोर्स ब्यूटी, जिसमें से एक जो है वो क्या है, हमारी ब्यूटी के बारे में बोला गया है। ईच फीचर ऑफ द वुमेन, हर आइज, हर ब्लैक ट्रेसेस यानी कि यहाँ बात हो रही है उसके काले और वेवी बालों की, हर सॉफ्ट चीक, हर काम ब्रो एंड द लवली कलर ऑफ द स्किन इज प्रेस्ड। पोएट स्पीक्स ऑफ हार्मनी एंड बैलेंस की बात की है यहाँ पर उनकी ब्यूटी के बारे में, जहाँ पर एक परफेक्ट ब्लेंड है किसका, डे और नाइट का, लाइट एंड डार्क का। जो दूसरी थीम बात करती है वो इनर ब्यूटी के बारे में बात करती है, जो बताती है आउटर ब्यूटी को क्या करती है, एनहांस करती है, दर्शाती है। अगर इंसान अंदर से खूबसूरत है अपने आप वो खूबसूरती बाहर भी दिखाई देती है। इफ अ पर्सन लिव्स इन गुडनेस हिज और हर माइंड इज प्योर एंड काम, यानी कि अगर एक इंसान बहुत ही अच्छा काम करता है, अच्छे कर्म करता है, हमेशा अच्छी चीज़ों में अपनी लाइफ को स्पेंड करता है, तो उसका माइंड हमेशा प्योर यानी कि प्योर रहेगा और उसके साथ साथ काम यानी कि शांतिपूर्वक रहेगा। There is no evil lurking in her mind and the innocence manifests itself as the outer beauty and that beauty is indescribable। और क्योंकि उसके मन में ऐसे कोई evil thoughts या ख्याल नहीं थे, इसीलिए वो चीज़ें उसकी ब्यूटी को क्या कर रही थी और ज़्यादा एनहेंस कर रही थी, और ऐसी ब्यूटी थी जिसको शब्दों में हम नहीं, अल्फाजों में हम बयान नहीं कर सकते हैं। द पोएट यूजेस सिमिली, पोएट ने अब हम बात करेंगे कौन सी फिगर ऑफ स्पीच को यूज़ किया है। तो पहला है हमारा सिमिली लाइन 1 के अंदर, जो कि लाइक द नाइट है। उसके बाद एलिट्रेशन है, क्लाउडलेस क्लाइम, स्टेरी स्काइज। देयर इज राइम स्कीम, यानी कि जो राइम स्कीम इसके अंदर यूज़ की गई है वो है ए बी के कॉम्बिनेशन में। पोएट ने मेटाफर का यूज़ किया है यहाँ पर, रेवन ड्रेस है जो कि कंपैरिजन है, इनडायरेक्ट कंपैरिजन। उसी के साथ साथ पर्सोनिफिकेशन है, स्माइल्स दैट विन, जो कि लाइन 15 के अंदर है हमारे। इसी के साथ साथ बहुत सारे एग्जाम्पल हुए हैं एंटीथेसिस के, जहाँ पर सेम लाइन में 2 अपोजिट वर्ड्स जो है वो दिए हैं, जो कि एक परफेक्ट बैलेंस बनाते हैं। देयर इज हार्मनी ऑफ लाइट, डार्क एंड ब्राइट, टेंडर लाइट, गॉडी डे, वन शेड मोर, वन रे लेस। These are to emphasize that the beauty is not just physical or external but the outward expression of inner beauty। तो ये जो है इसलिए यूज़ किया गया है कि ना कि सिर्फ उनको फिजिकल अपीयरेंस के बारे में बात करनी थी, इनर ब्यूटी जो एनहांस हुई है आउटवर्ड से उसके बारे में भी बात की है। द काम माइंड एंड द इनोसेंट हार्ट ऑफ द वुमेन इशू फोर्थ एज द अनडिफाइनेबल ब्यूटी विच द पोएट परसीव्स। तो ये जो उसका काम माइंड और इनोसेंट हार्ट है, कहीं ना कहीं ये भी उसकी ब्यूटी को क्या करता है, ऐसी ब्यूटी है जो कि अनडिफाइनेबल है, जिसको डिफाइन नहीं किया जा सकता। द पोएम इज लिरिकल, हैज अ स्टडी रिदम एंड द लैंग्वेज इज रिच विद पोएटिक डिवाइसेस। तो जो पोएम है वो क्या है, लिरिकल है,
इट हैज़ अ स्टडी रिदम, एक रिदम जो है स्टडी है, जो फॉलो हो रहा है, जैसे कि ए बी के कॉम्बिनेशन में राइम स्कीम जो है वो जा रही है। बहुत सारे रिच पोएटिक डिवाइसेस का यूज़ किया गया है। 3 स्टैंजाज में इस पोएम को दिया गया है विथ 6 लाइन्स ईच। ए बी का राइम स्कीम है। पोएट डज नॉट नेम द वुमेन, हिज एडमायरेशन इज फेल्ट इन द टोन। अब पोएट ने जो है जिसकी तारीफ की है उसका नाम तो नहीं लिखा है, लेकिन उसकी ब्यूटी को कितना ज़्यादा एडमायर कर रहा है, कितनी तारीफ कर रहा है, ये उसके टोन में समझ में आ जाता है। द मैसेज इज अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ इनर ब्यूटी। ये जो तारीफें हैं इसलिए है ताकि इंसान को इम्पोर्टेंस बता सके हमारा पोएट इनर ब्यूटी के बारे में। विच इज़ ऑलमोस्ट अ डिवाइन थिंग दैट विल इन टर्न ब्रिंग फोर्थ एक्सटर्नल ब्यूटी। ये एक ऐसी चीज़ है, अगर आप अंदर से बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, अपने आप बाहर से आप खूबसूरत लगोगे। आई फील द पोएम मेक्स अस रियलाइज दैट वन शुड लुक डीपर देन जस्ट आउटवर्ड अपीयरेंस, वन शुड अप्रिशिएट ब्यूटी इन इट्स एंटायरिटी। यानी कि हमको किसके अंदर ज़्यादा देखना चाहिए, डीपर, यानी कि यहाँ बात कर रहे हैं हम इनर ब्यूटी के बारे में। इनर ब्यूटी जो है उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए हमको, ना कि आउटवर्ड ब्यूटी की तरफ। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमको बोलता है 4 से 6 लाइन हमको लिखनी है ब्यूटी ऑफ नेचर के ऊपर। तो बच्चों यहाँ पर मैंने 4 से 6 लाइन आपके लिए लिख दी है। I look up at the majestic peaks, I peer into the sapphire deeps, I gaze at the endless shades of green, my eyes drink the silver threads between. In all these I see God's glory with eyes that never go weary. बेसिकली इस तरीके से आपको 4 या 6 लाइन जो कि 6 लाइन की जो है वो आपको एक पोएम जो है वो लिख देनी है। This is the last question. Write at least one paragraph and expand inherent idea of saying a thing of beauty is a joy forever. So basically आपको इस तरीके से क्या लिखना है, एक पैराग्राफ लिखना है इसके ऊपर। तो जब हम शुरुआत करेंगे पैराग्राफ की तो कैसे करेंगे, इस आइडिया को हमको क्या करना है, इलैबोरेट करके बताना है। हम सबको खूबसूरती जो है वो पसंद है, हम सबको खूबसूरत लोग भी पसंद है और उसी के साथ साथ खूबसूरती जो है वो भी पसंद है, इसीलिए बोला गया है वी ऑल लव beauty. Next statement says that we are instantly attracted toward anything beautiful. और immediately जब कोई खूबसूरत चीज़ दिखती है हम उसकी तरफ क्या हो जाते हैं बच्चों, अट्रैक्ट हो जाते हैं। Even children are drawn toward something pretty. ये सिर्फ हम बड़ों की ही बात नहीं है, छोटे बच्चों की भी बात है। अगर कोई खूबसूरत चीज़ें दिखे या कोई अट्रैक्टिव चीज़ दिखे, अगर आप कलर की कोई चीज़ दिखा रहे हो, कोई नया चीज़ उनको दिखा दिया, तो वो लोग बहुत जल्दी क्या होते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं ऐसी चीज़ों की तरफ। वी एडमायर इट्स क्वालिटीज़, यानी कि हम उसकी क्वालिटी को एडमायर करते हैं, लाइक लवली कलर और सॉफ्ट टेक्सचर। तो हम क्या करते हैं, उसकी ब्यूटी को एडमायर करते हैं। वी एडमायर समथिंग ब्यूटीफुल क्रिएटेड बाय समवन लाइक अ पेंटिंग और स्कल्पचर। अगर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत कोई मूर्ति दिख गई हमको, हम उसको एडमायर करते हैं। पेंटिंग दिख गई, हम उसको देखकर अट्रैक्ट हो जाते हैं और एडमायर करते हैं उसकी खूबसूरती को। वी एक्सक्लेम इन डिलाइट एट द विजुअल इम्पैक्ट एंड द आर्टिस्ट स्किल, यानी विजुअली जो हम देख रहे हैं उसके साथ साथ हम जो आर्टिस्ट जिसने पेंटिंग या ड्राइंग की है हम उसकी स्किल को भी क्या कर रहे होते हैं, एडमायर कर रहे होते हैं। वी अप्रिशिएट ब्यूटी इन नेचर, हम नेचर को भी बहुत एडमायर करते हैं, जैसे गॉर्जियस फ्लावर्स हो गए, मेजेस्टिक माउंटेन्स हो गए, ग्रीन ऑफ हिल्स एंड द चार्मिंग वाटरफॉल्स हो गए। तो इन सारी चीज़ों को भी हम एडमायर करते हैं। टू क्रिएट समथिंग ब्यूटीफुल रिक्वायर्स पेशेंस, स्किल एंड केयर। कोई भी चीज़ को खूबसूरत तरीके से या खूबसूरती से बनाने के लिए हमको 3 इंपॉर्टेंट चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहला आता है पेशेंस, यानी हमारे अंदर पेशेंस, सब्र होना चाहिए, वो स्किल होनी चाहिए उस ब्यूटी को बनाने की, और उसी के साथ साथ बहुत ही ध्यान देना होता है उन चीज़ों का। When all this come together, the result is beautiful. जब ये तीनों चीज़ें साथ में आती है उसका रिजल्ट खूबसूरत होता है। We appreciate it whether it is in nature or is man-made. हम उसको अप्रिशिएट करते हैं, तारीफ करते हैं, पसंद करते हैं, चाहे वो नेचर में अवेलेबल हो नेचुरली या फिर वो मैन मेड हो, इंसान की बनाई हुई कोई खूबसूरत चीज़ हो। Our ears keenly listen to birds calling in the morning. जब हम बर्ड्स की कॉलिंग सुनते हैं, सुबह बर्ड्स की चर्पिंग साउंड सुनते हैं, हम लोग बहुत ही ध्यान से उसको सुन रहे होते हैं। मेलोडियस म्यूजिक लगती है, रश ऑफ वेव्स एंड द स्प्लैशिंग ऑफ रेन। तो ये सारी चीज़ें जो मदर नेचर से हैं कुछ ऐसी है जिसको हम बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनते हैं और एडमायर भी करते हैं। Thus, a beautiful thing is a source of joy, not only when we perceive or feel it, but at every single instance we recall it. Thus, a thing of beauty is a joy forever.
इसीलिए बोला गया है ब्यूटी जो है, खूबसूरती जो है वो कोई वन टाइम की चीज़ नहीं कि आज जब हमने देख लिया, अप्रिशिएट कर लिया, एडमायर कर लिया, जब हम उसके बारे में बाद में भी सोच रहे होते हैं तभी भी उस चीज़ों को सोचकर, उन चीज़ों को सोचकर हमको क्या मिलती है, बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। इसीलिए बोला जाता है अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर, यानी लाइफ लॉन्ग रहने वाली वो चीज़ है, तो उसको सोचकर जो हमको खुशी मिलती है वो लाइफ लॉन्ग मिलती है। तो ये है हमारी इस छोटा सा एक हमने पैराग्राफ जो है वो इसमें लिख रखा है। तो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन फॉर शी वॉक्स इन ब्यूटी। नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा उसमें हम हमारी नेक्स्ट पोएम जो है, जो लास्ट पोएम है बच्चों, वो कंप्लीट कर लेंगे। टिल देन स्टे ट्यून टू आवर लेक्चर्स। थैंक यू वेरी मच।